हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रैपिड रिवाइज करेंगे कंबाइंड। इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन स्केर्सिटी एंड चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लास्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये 9 टॉपिक्स दोनों चैप्टर का कंबाइंड पोर्शन है। मतलब ये 9 टॉपिक पढ़ने के बाद चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा एंड चैप्टर 2 भी। इसका क्लास में हम इन डेप्थ नोट्स बना दिए थे। इसको हम लोग एक रैपिड ओवरव्यू ले लेते हैं, रैपिड रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स हर जगह मिलेगा। इकोनॉमिक्स सिर्फ हमारे क्लास 11th तक या क्लास 12 तक सीमित नहीं है। इकोनॉमिक्स तुम्हारे ऐसा बाहर के इन्वायरमेंट में, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में, हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में सब जगह अवेलेबल रहता है। अगर हम मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो वहाँ पे अपना डिमांड शो हो रहा है, जो सेलर हमें सेल कर रहा है वो सप्लाई शो कर रहा है। हमारे पास पैसा है, दैट मीन्स हमारे पास परचेजिंग पावर है, हम उस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे पास विलिंगनेस है, इच्छा है वो चीज़ को खरीदने का। तो इकोनॉमिक्स देखा जाए तो हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह अवेलेबल है। अगर हम किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं तो हम लोग कुछ कॉस्ट बियर कर रहे हैं, कुछ कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट, जैसे सेलर कुछ सामान बना रहा है, फॉर एग्जांपल क्लासमेट कंपनी है, क्लासमेट कंपनी नोटबुक बना रहा है 22 रुपीज़ का और उसको मार्केट में सेल कर रहा है 30 रुपीज़ में। तो 22 रुपीज़ का क्लासमेट कंपनी क्या कर रहा है, कॉस्ट, एंड उसको सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस 30। बीच का जो 8 रुपीज़ है वो क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रोडक्शन किया जा रहा है, बुक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, चेयर्स का, टेबल, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, टीवी, कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डेली प्रोडक्शन होते जाता है, चिप्स वगैरह पैकेट। तो इसीलिए याद रखना, इकोनॉमिक्स जो है ये बस 11-12 तक सीमित नहीं। तुम अगर मार्केट में भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी तुम्हारे को हर जगह इकोनॉमिक्स दिखेगा ही दिखेगा। तो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, कौन से वर्ड से वो इजाद हुआ है। तो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है, ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है रूल ऑफ हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर को कैसे मैनेज किया जाए। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ हाउस होल्ड। तो ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओइकोनोमिया क्या होता है। तो ओइकोनोमिया स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर को कैसे व्यवस्थित तौर पर रखा जाए, कैसे उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ये सब पॉइंट। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आ जाता है, ये वाला बहुत ध्यान देना है, मैं इसको क्लास में भी बताया था इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके हम अपने वांट्स को कैसे मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमम वांट को फुलफिल करें लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करके, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग एक बार नोट से पढ़ लेना या स्क्रीन को पॉज करो और ये बिल्कुल याद कर लो। इसमें हम लोग 3 चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एंड इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर यानी कि सेलर को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी मतलब समाज को चाहिए मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अगर आया तो सबसे पहले बता दो कि इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। और क्यों स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिले। यही है इकोनॉमिक्स का एक ब्रॉड मीनिंग। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है, स्केयरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केयरसिटी। It refers to a situation when what we have is less than what we wish to have। मतलब जो हमारे पास होना चाहिए उससे अगर कम हमारे पास है तो हम बोलते हैं स्केयरसिटी। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो बोल रहा है मेरे पास 10,000 होना चाहिए, और मंथ के एंड में वो जाके कैलकुलेट कर रहा है तो 5,000 हो रहा है। तो 5,000 का क्या हो गया, डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे स्केयरसिटी, वेयर व्हाट वी हैव इज लेस देन व्हाट वी विश टू हैव। मतलब जो हमारे पास है वो कम है जितना होना चाहिए उससे। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्केयरसिटी। अगेन स्केयरसिटी इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स के भी पहले चैप्टर में स्केयरसिटी का डेफिनेशन है,
स्टैट्स के पहले चैप्टर में इकोनॉमिक्स का भी डेफिनेशन है, लेकिन अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स तो ट्राई करना कि जो हम लोग पहला चैप्टर अभी जो मैं जस्ट इससे पहले मीनिंग बताया वो हम लोग वहाँ कोट करके आ पाए, बिकॉज 1 मार्क्स के लिए वो सफिशिएंट है, ब्रॉड कंटेंट है। तो स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी एक सिचुएशन होता है जहाँ पे जो हमारे पास है वो कम है जितना होना चाहिए उससे। और स्कैरसिटी किसको गिव राइज करता है? ये चॉइस को जन्म देता है। स्कैरसिटी क्या चीज़ को जन्म देता है? चॉइस को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं सोचा कि इस मंथ के एंड तक मेरे पास 10,000 आ जाएगा, मैं 10,000 का यूज़ करके 5,000 का मैं कुछ अपने लिए प्रोडक्ट खरीद लूँगा। लेट से मैं अपने लिए कुछ चेयर्स खरीद लूँगा 5,000 का, एंड मैं 5,000 का कुछ प्रोडक्ट परचेज़ कर लूँगा, जैसे आटा, दाल, चावल, ये सब मैं परचेज़ कर लूँगा। बट मंथ के एंड में मेरे पास सिर्फ 5,000 है, 5,000 की स्केयरसिटी है, तो अब मेरे पास 5,000 है। अब मेरे को 5,000 में चॉइस करना पड़ेगा कि मैं चेयर्स खरीदूं या मैं अपने लिए कंजम्पशन आइटम खरीदूं। तो इसीलिए जब भी स्केयरसिटी होता है, जब भी किसी चीज़ का कमी होता है, तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि क्या हमारे लिए प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्केयरसिटी गिव्स राइज टू चॉइस। ठीक है, ये डेफिनेशन एक बार स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लो। स्केयरसिटी का डेफिनेशन एंड स्केयरसिटी का एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। जब ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस, देखो एक एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस अ सर्च इन पेशेंट्स माइट कॉज स्केयरसिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड। ये हुआ भी था, कब हुआ था? कोरोना पीरियड में, जब हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बल्क में पेशेंट्स आ रहे थे एंड बेड की स्केयरसिटी होने चालू हो गई थी। तो जितना ज़रूरत है उतना नहीं था, तो उसी को बोलेंगे स्केयरसिटी। ठीक है, वाटर बचाओ भी बोला जाता है बिकॉज वाटर का स्केयरसिटी है। चॉइस का हम लोग डेफिनेशन देखे थे, ये भी एक बार पढ़ लेना। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। मतलब हम लोग को सेलेक्ट करना है, हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसमें सेलेक्ट करना है कि मैं ये पहले करूँ या मैं वो पहले परचेस करूँ, इसको बोलते हैं चॉइस। तो स्केयरसिटी किसको जन्म देता है? चॉइस को। चॉइस किसको जन्म देता है? डिसीजन मेकिंग को। और हम लोग को फिर डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा इसको हम लोग अभी के लिए परचेज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चॉइस इमर्जेस बिकॉज। चॉइस हम लोग क्यों करते हैं? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें चांद सितारा बना लो, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को चॉइस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ऐसा क्यों नहीं कि मैं सब कुछ परचेज कर रहा हूँ, मैं चॉइस क्यों कर रहा हूँ कि ये अभी परचेज कर लेते हैं, ये बाद में परचेज कर लेते हैं, वो क्यों करना पड़ता है? तो क्वेश्चन आता है वाई चॉइस इमर्जेस। चॉइस हम लोग को क्यों करना पड़ता है? तो तुम लोग बताओगे चॉइस इमर्जेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 3 रीजन। चॉइस 3 चीज़ के वजह से इमर्ज होता है। हम लोग को चॉइस किसी भी चीज़ में सिलेक्शन 3 चीज़ों की वजह से करना पड़ता है। फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे पास जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। मैं क्लास में इसमें एग्जाम्पल दिया था तन्मय जब 12th क्रॉस करके बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा है अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो उसके घर वाले सपोजिंग उसको 1,000 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ह्यूमन का जो वांट है वो अनलिमिटेड, उससे उसको बहुत कुछ करना है। उसको किसी को घुमाने ले जाना है, किसी के लिए कपड़ा खरीद के देना है, बहुत सारे सोच विचार करना है, बहुत कुछ नए नए चीज़ों परचेज करना है। फिर उसको अपने कॉलेजेस के फीस वगैरह का पेमेंट, जो भी लंच वगैरह का जो टिफ़िन लगाए हैं उसका पेमेंट, तो बहुत सारे वांट होते हैं ह्यूमन के। लेकिन तन्मय के पास सिर्फ कितना रुपये है? 1,000 रुपीज़। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब वांट्स अनलिमिटेड है, वेयर एज जो उसके पास पैसा है वो सिर्फ 1,000 रुपये है। तो उसको सोचना पड़ेगा कि क्या वांट मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी है, उसको मैं पहले कंप्लीट करूं। तो चॉइस क्यों करना पड़ता है? फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, सेकंड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड थर्ड, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। पैसे का बहुत सारा यूज़ है, तो अब तन्मय को ये डिसाइड करना है कि मैं उस पैसे को कौन सा जगह में लगाऊं जो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब अगले पे आते हैं। ये भी एक बार पॉइंट देख लो, इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है? तो हम लोग इकोनॉमिक्स को साइंस भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स को हम लोग आर्ट भी बोल सकते हैं। यही सेम क्लासिफिकेशन हम लोग अकाउंटेंसी के साथ भी किए थे, साइंस और आर्ट के साथ, वहाँ पे भी दोनों बोल सकते थे, और सेम वहाँ का ही यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, कट पेस्ट। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब यहाँ पे प्रॉपर बुक्स रहता है, जैसे साइंस में बुक्स में अवेलेबल रहता है साइंस के चीज़ों को, थियोरीज को, प्रिंसिपल्स को पढ़ने के लिए, वैसे इकोनॉमिक्स में भी बुक्स अवेलेबल रहते हैं। वेल स्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, बहुत सारे इसमें सिद्धांत लिखा हुआ रहता है, जैसे साइंस के में अलग अलग न्यूटन के प्रिंसिपल, इसके ओम्स लॉ, ये XYZ सब कुछ, तो वैसे ही सेम इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स वगैरह दिए रहते हैं। अगला है आर्ट्स भी है वो, बिकॉज इकोनॉमिक्स के अंदर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। आर्ट्स कोई कला हम लोग सीखते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी रहता है, और इकोनॉमिक्स में भी क्रिएटिविटी है। एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब हम लोग जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उसमें उतना हम लोग बेस्ट हो पाएंगे।
अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कंट्री के क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी में 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होता है। 3 प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड प्रॉब्लम है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और तीसरा किसके लिए बनाया जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन है कि कंट्री के अंदर क्या बनाया जाए। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वॉर गुड्स बनाओ, लड़ाई झगड़े में काम आने वाले गुड्स बनाओ, गन्स बनाओ, बुलेट्स बनाओ, वो टैंक वगैरह बनाओ। तो वॉर टू प्रोड्यूस के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन है वॉर गुड्स बनाओ, लड़ाई झगड़े के गुड्स बनाओ, और सेकंड बनाओ सिविल गुड्स। सिविल गुड्स को बोलते हैं पीस गुड्स। पीस गुड्स के अंदर क्या आता है? कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब कंज्यूमर गुड्स जैसे आटा, दाल, चावल, शक्कर, नमक, ये सब हो गया कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब उनके लिए मशीन्स वगैरह बनाओ कि वो अपने फैक्ट्री में लगा पाए। तो कंट्री में ये सोचना पड़ता है कि वो वॉर गुड्स बनाए कंट्री उस साल या सिविल गुड्स बनाए। उनके ऊपर डिसीजन रखना पड़ता है कि हम अगर वॉर इतना बना रहे हैं तो सिविल इतना बनाएंगे, सिविल इतना बना रहे हैं तो वॉर इतना बनाएंगे। ये हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। क्यों डिसाइड करना पड़ता है? मान लो अगर हम लोग सोचे कि चलो इतना साल से वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, एक काम करते हैं इस साल वॉर गुड्स नहीं बनाते हैं, हम लोग सिविल गुड्स बना लेते हैं। तो उस साल कंट्री में पूरा सिविल गुड्स बन गया, पूरे पैसे का जितना पैसा आया था कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के पास, वो सारे पैसे का सिविल गुड्स बन गया। तो उस साल अगर बाई चांस वर्ल्ड वॉर हो जाए तो हमारा कंट्री हार जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है, एक प्रॉपर जजमेंट लेना पड़ता है कि क्या करना है, कितना बनाना है। और अगर सेम हम लोग अपोजिट अगर करें कि कंट्री में हम लोग बस वॉर गुड्स बनाए, खाने पीने का सामान नहीं बनाए, तो भुखमरी छा जाएगा, कंट्री के अंदर पावर्टी आ जाएगा। तो हम लोग को बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि वॉर गुड्स बनाए या पीस गुड्स बनाए। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम आता है कैसे बनाया जाए। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर भी लिए कि क्या बनाना है, अब सेकेंड प्रॉब्लम आता है कैसे बनाया जाए। तो कैसे बनाया जाए में हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है लेबर इंटेंसिव मेथड और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मेथड का मतलब होता है जहां हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड मशीन्स का कम यूज़ करेंगे। कैपिटल रिप्रेजेंट्स मशीन्स। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां हम लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड मशीन्स का बहुत कम यूज़ करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का कतई भी ये मतलब नहीं कि पूरा लेबर चलेगा, कहीं ना कहीं तो मशीन का रोल आएगा, लेकिन बहुत ही वो लिमिटेड रोल रहेगा। एंड सेकंड होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएंगे मशीन के ऊपर और बहुत ही कम यूज़ करेंगे लेबर को। लेबर को कहीं ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा। अब सब कुछ हम लोग फुल्ली ऑटोमेटेड तो नहीं कर सकते, कभी आके बंद करना पड़ेगा, कभी ज़रूरत है तो लेबर को कुछ समझाना पड़ेगा कि अब ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो कैपिटल इंटेंसिव में याद रखना है मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेबर्स का कम यूज़ करेंगे। और लेबर इंटेंसिव में लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीन्स का कम यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में इन दोनों में से कौन सा मेथड सबसे सूटेड है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो ऑफकोर्स की बात है लेबर इंटेंसिव सबसे ज़्यादा सूटेड होता है हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ के अंदर। क्यों ऐसा? बिकॉज जहाँ पे हाईली पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस जगह में अगर हम लेबर इंटेंसिव यूज़ करेंगे तो कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बहुत कम लोग बेरोजगार रह जाएंगे। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव सबसे बेस्ट है। जैसे हमारे आज इंडिया जैसे कंट्री में अगर हम लेबर इंटेंसिव से शिफ्ट हो जाए कैपिटल इंटेंसिव में, तो जितने गांव जगह में, शहर वगैरह में जहां भी लेबर्स काम कर रहे हैं, हम सबको वहां हटा देंगे और वह मशीन से रिप्लेस कर देंगे उनको। तो उस वजह से प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मास रेट में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी फैल जाएगा। ठीक है। ये हो गया 2 क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब किसके लिए बनाया जाए। किसके लिए बनाया जाए में हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, या तो अमीर के लिए बनाया जाए, रिच पार्टी के लिए, या तो हम लोग पुअर पीपल के लिए बनाएं। अगर कंट्री में सारा सामान हम लोग रिच के लिए बना देंगे, सारा सामान हम लोग महंगा बनाएंगे, अमीर लोग के लिए बनाएंगे, तो कंट्री में प्रॉब्लम ये आएगा कि गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। गरीब इतना महंगा चीज़ को परचेज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास परचेजिंग पावर का जो टेंडेंसी होता है वो बहुत कम होता है। और अगर हम लोग इसका अपोजिट करें, सारा का सारा सामान गरीब के लिए बना दे, सारा का सारा सामान फ्री में बट रहा है, किसी को ये चाहिए वो फ्री में ले जाओ, वो चाहिए वो फ्री में ले जाओ, तो कंट्री कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कंट्री का कभी भी जीडीपी बढ़ नहीं पाएगा, इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारा सोच विचार विमर्श करना पड़ता है एंड डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सबसे सूटेड है, कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। ये वाला देख लो, फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो रिच के लिए बनाओ या तो पुअर के लिए बनाओ। पुअर के लिए सारा सामान बनाओगे तो कंट्री का जीडीपी कम हो जाएगा, और वहीं रिच के लिए सारा सामान बनाओगे तो पुअर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव भी देख लो। लेबर इंटेंसिव में लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, मशीन का कम यूज़ करेंगे, वेयर एज कैपिटल इंटेंसिव में मशीन ज़्यादा यूज़ होगा और लेबर कम यूज़ होगा। इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर लेबर इंटेंसिव ज़्यादा सूटेड है। तो एक बार ये पूरा डायग्राम देख लो और इसको एक बार स्क्रीन पॉज करके पूरा रीड करो। एकदम दिमाग में बस जाना चाहिए, जहन में बस जाना चाहिए, ग्रिप में होना चाहिए पॉइंट कि कितने प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम में ये है, अगर ऐसा सा हुआ तो ऐसा सा हो जाएगा। तुम्हारे को पूरा एक्सप्लेन करने आना चाहिए। हम लोग बहुत इन डेप्थ क्लास में भी डिस्कस किए थे एंड इवन रैपिड रिवीजन में भी मैं बहुत डिटेल में रिवाइज कर रहा हूँ। तो किसी का अगर क्लास में, नॉर्मल क्लास में ध्यान नहीं भी था, वो भी इससे वापस रिवाइंड करो उस पॉइंट को और फिर से ध्यान से सुनो। जब तक उस पॉइंट में ग्रिप नहीं आ जाता, जब तक वो जहन में नहीं बस जाता, तब तक उसको हम लोग को पढ़ते रहना है, उसको ग्रिप में डालना है। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट कवर हो गया। अब अगला आते हैं अगेन नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो जैसे ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दो लोग दिख रहे हैं, एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी। मिस्टर ए बोल रहा है भाई देख इतना गर्मी हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, ऐसा ऐसा बता रहा है। तो समर का सीज़न चल रहा था और समर के सीज़न में मिस्टर ए बोल रहा है भाई बहुत गर्मी हो गया है करके। तो मिस्टर ए क्या बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा है, ये कुछ ऐसा वैल्यू जजमेंट नहीं बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ नहीं कर रहा। वो बस एक करंट सिचुएशन बता रहा है कि अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या है, वो फैक्ट बता रहा है कि भाई बहुत गर्मी चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोग एकदम फैक्ट बात करते हैं, मतलब जो अभी करंट सिनारियो चल रहा है हम लोग डिस्कस उसी पे करते हैं। सेकेंड होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग सजेशन दे रहे हैं, हम लोग जजमेंट दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। जैसे मान लो पहले वाला इंसान क्या बोला, भाई बहुत गर्मी है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा मिस्टर भी बोल रहे हैं हाँ भाई गर्मी तो बहुत है, एक काम करना चाहिए, गवर्नमेंट हम सबको एक एक AC बांट दे। तो ये कौन सा है, ये नॉर्मेटिव। ये क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये बस एक जजमेंट पास ऑन किया जा रहा है, एक जजमेंटल तौर पे बताया जा रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। तो बस यही दो है। इससे एग्जाम में भी जब स्टेटमेंट आएगा तुम लोग बस ये सोचना कौन सा करंट सिचुएशन है और कौन सा जजमेंट है। अगर कोई करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो वो अपना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और अगर कोई हम लोग ऐसा बता रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो जाता तो ऐसा होता तो वैसा अच्छा रहता, तो ये पूरा का पूरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आइडियल सिचुएशन जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसमें हम लोग क्लास में बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किए थे, तुम लोग एक बार स्क्रीन को रोक करके भी देख लेना। ठीक है, अब अगले पे आते हैं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहेगा, जैसे 4-5 पॉइंट दे दिया रहेगा, तुम्हारे को बताना रहेगा कि वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव। तो पॉइंट पढ़ते साथ क्लिक करेगा, लिखा है प्राइस इन इंडिया आर राइजिंग, मतलब कंट्री के अंदर महंगाई, इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्या सही बात है, हाँ, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सेकेंड, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल प्राइस राइज, गवर्नमेंट को प्राइस राइज पे कंट्रोल करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ये एक सजेशन दिया जा रहा है, पढ़कर ही समझ आ रहा है, कोई पर्सन बोल रहा है कि गवर्नमेंट को थोड़ा कम करना चाहिए महंगाई, तो ये अगेन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट, इंडिया हैज़ हाई इनकम इनइक्वालिटी, मतलब इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गरीब है, बहुत कम लोग अमीर है, तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये एक फैक्ट बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब ही रह रहे हैं, तो हाई इनकम इनइक्वालिटी है। और अगला लिखा है यूनाइटेड नेशन शुड वर्क फॉर वर्ल्ड पीस, मतलब जो यूनाइटेड नेशन है उन्हें पूरा कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर शांति बना रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, बिकॉज ये एक सजेशन पास ऑन हो रहा है, एक जजमेंट पास ऑन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है, बस तुम्हारे को ये क्लिक करना चाहिए कि वो पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है, करंट सिचुएशन बता रहे हैं, आइडियल बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं कि जजमेंट बता रहे हैं, सजेशन बता रहे हैं, वो तुम्हारे को क्लिक करना है। ठीक, और जैसे एक और मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया के अंदर 22% बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग हैं, तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स हुआ, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? ये ऑफकोर्स सी बात है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुआ। वाई पॉजिटिव? बिकॉज मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर 22% ऐसा पॉपुलेशन है जो BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है। तो ये सब एक बार देख लेना पूरा पॉइंट, और जहाँ नीड लगे वापस रिवाइंड करो और फिर से वो लेक्चर को देखो कि एक एक पॉइंट पूरा ग्रिप में आ जाए, बस जाए पूरा टॉपिक। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोला जाता है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कोई भी उल्टा फुल्टा नाम दे दिया जाएगा। तो तुम्हारे को बस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी ही याद नहीं होना, इसके अलावा उसको और क्या क्या बोलते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। इसमें हम लोग पूरा डिस्कस किए थे कि वीट और कॉटन वाला अगर हम लोग किसी एक को बढ़ाना है, किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारे को फॉर एग्जांपल कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमारे को वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो हमें चॉइस करना पड़ रहा है कि एक का अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा। क्यों है हम लोग को इतना चॉइस करना पड़ रहा है? तो अगेन उसका वही सेम वाला पॉइंट, इसके अजम्पशंस देखो। अजम्पशन पहले हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मतलब ज़मीन अगर 1 एकड़ है तो 1 एकड़ ही ज़मीन है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता वहाँ पे 100 कॉटन का पेड़ लगा रहा हूँ, 100 वीट का पेड़ लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं। वहाँ का अगर लिमिट 100 पेड़ का है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अगर मेरे को कॉटन का पेड़ बढ़ाना है, कॉटन का मेरे को 60 करना है तो मेरे को वीट का पेड़ 40 करना पड़ेगा। कॉटन का अगर मेरे को 70 करना है तो मेरे को वीट का पेड़ 30 करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग एक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं एक गुड्स का तो हम लोग को ऑफकोर्स सी बात है दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। सेकेंड, हम लोग मिनिमम 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी ये पीपीसी वाला पॉइंट आएगा। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, हम लोग बिल्कुल कांस्टेंट मान रहे हैं, ऐसे ही मान रहे हैं कि हम लोग जितना एरिया दिया उसी में उगा सकते हैं। कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लगा के ऐसा स्लैब लगा के फिर ऊपर उगा रहे हैं, फिर उसको ऊपर ढककर रूफ लगा के फिर ऊपर उगा रहे हैं, ऐसा हम लोग कोई टेक्निक वगैरह अवेलेबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मान रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज, मतलब अगर 1 एकड़ जमीन है तो हम लोग पूरा 1 एकड़ को यूज़ कर रहे हैं। ये अजम्पशन मानकर हम लोग पीपीसी पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का देखो डायग्राम देख लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम देख लो। फिर इसके बाद अगला पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर शिफ्ट, तो देखो शिफ्ट 2 तरीके का होता है, वैसे और भी है कि एक साइड से शिफ्ट हो रहा है दूसरे साइड से नहीं हो रहा है, लेकिन जो मेनली एग्जाम में फोकल पॉइंट है, फोकस एरिया है, वो क्या है? शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट 2 तरीके से होता है, एक होता है आउटसाइड शिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, और एक होता है इनसाइड शिफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, और इसी को इनसाइड शिफ्ट को हम लोग बैकवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं और आउटसाइड शिफ्ट को हम लोग फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो आउटसाइड शिफ्ट, पीपीसी पहले नीचे था फिर ये ऊपर तरफ अगर जा रहा है, पीपीसी पहले देखो, इसका मैं डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। जैसे पीपीसी पहले यहाँ था, अब पीपीसी अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कंट्री में बहुत अच्छे साइंस आए हैं, बहुत अच्छा कुछ हुआ है। जैसे कंट्री का टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज एक्सपैंड हो गए हैं, मतलब लैंड बढ़ गया होगा, मैन पावर हमारे ट्रेंड हो गए हैं, जो हमारे वर्कर्स काम करते थे वो और एफिशिएंटली इफेक्टिवली स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, काम को बहुत अच्छे से निपटा रहे हैं, और हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया, मतलब पैसे का निवेश आ चुका है, तभी जाके वो आउटसाइड शिफ्ट होता है। अब इनसाइड शिफ्ट कैसे होता है? जैसे मान लो पहले पीपीसी यहाँ था, अब पीपीसी नीचे तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये कब होता है? जब कंट्री के अंदर हमारे जो भी रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो वो कब होंगे? नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं कंट्री में एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, कुछ भी, फ्लड, फेमिन, कुछ भी, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, जिस वजह से अपना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया कंट्री में, और हमारा पीपीसी जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया या वो इनसाइड शिफ्ट हुआ, और इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोला जाता है। तो ये कब कब हो सकता है? जब नेचुरल डिजास्टर आ गया, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, अर्थक्वेक, फ्लड, फेमिन, ये सब। तो इसका शेप याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट क्या पढ़े थे? इसमें एक फॉर्मूला भी था इसका, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना, इसका शेप भी याद रखो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो किस शेप का होता है? वो कॉनकेव शेप का होता है। और जो इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, जो 4th चैप्टर था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसमें हम लोग पढ़े थे जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कौन से शेप का होता है? कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, इसमें फार्मूला भी देख लो। फार्मूला क्या होता है? चेंज इन गुड सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गुड गेन। इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में भी किए थे, जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वो। और इसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब त्याग, किस चीज़ को त्याग दिए उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन थी, मिस्टर ए क्या बचे, फॉर एग्जांपल भोपाल में वो जॉब करती थी एंड वो अर्न करती थी 5000 रुपीज़। अब उसको मुंबई में ऑफ़र आया 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करने का, तो वो
भोपाल का जॉब को स्किप कर दी, त्याग दी, एंड वो मुंबई के जॉब में शिफ्ट हो गई। तो जिस जॉब को वो त्याग दी, जो 5000 पर मंथ का जॉब था जिसको वो स्किप कर दी, उसे बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो हम लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसको हम लोग त्याग देते हैं, जिसको हम लोग फॉरगॉन कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट कवर हो गया और बाकी तो कुछ नहीं है। एमआरटी निकालने का एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तो वो भी देख लो। चेंज इन गुड सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गुड गेन करके एमआरटी निकल जाएगा। अब एक बार बुक के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं वीके ओरी के क्वेश्चंस कैसे कैसे थे। तो यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक के ऊपर रिव्यू कर लिए। अब बुक के क्वेश्चंस को एक बार चेक करते हैं। देखो ये वीके ओरी का बुक है क्लास 11th का। अब हम लोग क्या क्या कवर कर लिए, इकोनॉमिक्स कवर कर लिए, वो इकोनॉमिया के वर्ड से डिराइव होता है। इकोनॉमिक्स क्या है, स्कैर्सिटी क्या है, चॉइस क्या है, वो हम लोग पढ़ लिए। देन इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी एक बार देख लेना। इसको भी मैं क्लास में रिवाइज करवाया था कि माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, किसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, किसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। फिर वो पॉइंट था जेएम कीन्स वाले। फिर उसके बाद और क्या था, उसके टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई, इसके टूल्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये स्मॉल, इसका मतलब होता है स्मॉल, उसका मतलब होता है लार्ज। तो ये एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट रिवाइज कर लेना। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे विथ इसके एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स इसके सही रहेंगे वो भी डिस्कस कर लिए थे। इकोनॉमी भी हो गया था। हाँ, ये वाला भी पॉइंट एक बार देख लो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इस पॉइंट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और ना एग्जाम में ये आ ही जाता है। किसी भी 2 के बीच में डिफरेंस बोल देगा, किसी भी 3 के बीच में डिफरेंस बोल देगा, तो अपने पास इतना फॉर श्योर रखो कि हम लोग 3 पॉइंट सबका लिख पाए। तो मैं एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ, जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होता है या जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है, ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ये पूरे तरीके से कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया वगैरह साइड। तो नॉर्थ कोरिया वगैरह के साइड में क्या होता है, वो कंट्री में क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज है वो सब कुछ कौन कंट्रोल करके रख रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। सेकंड होता है प्राइवेट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी। ये कौन कंट्रोल करके रखता है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर सब कुछ इसको कंट्रोल करके रखता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारे कंट्री के अंदर चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, फेडरल इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों चलते हैं। गवर्नमेंट का भी चलता है और हम जैसे प्राइवेट लोगों का भी चलता है। क्यों, जैसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, कंट्री के अंदर वोटिंग्स होता है, ऐसे किसी को भी नेता नहीं बना दिया जाता। नॉर्थ कोरिया में जाओ, वहाँ उस साइड कहीं जाओ, तो वहाँ पे चाइना में जाओ, तो वहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी है बिल्कुल। कोई पता नहीं कि अंदर कंट्री में क्या चल रहा है, कैसे लोगों के साथ बिहेव हो रहा है, कोई अता पता नहीं। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका सब कुछ लिखा हुआ है कि सबके पास इतना कुछ अधिकार है। तो जब भी वोट दिया जाता है, तो वोट देते टाइम हमारे से पूछा जाता है कि आपको कौन अपना मिनिस्टर चाहिए, तो हम जाके वोट देते हैं। तो ये एक साइन है जिससे पता चलता है कि हमारा कंट्री जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ दोनों का बात रखा जा रहा है, गवर्नमेंट का भी एंड प्राइवेट सेक्टर का भी। अब इसमें पॉइंट 1 थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहला, ये कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सब कुछ किसका चलता है, गवर्नमेंट का। यहाँ पे किसका चलता है, प्राइवेट मतलब डिमांड एंड सप्लाई से। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का चलता है, डिमांड एंड सप्लाई से भी चलता है, गवर्नमेंट से भी चलता है। गवर्नमेंट अगर किसी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। सेकंड, अगर प्राइवेट सेक्टर किसी को कंट्रोल कर रहा है, मान लो अंबानी अडानी का किसी कंट्री में चल रहा है पूरा, उन्हीं का बात माना जा रहा है, तो उनका मोटिव क्या होगा, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। और तीसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, समाज सेवा भी करना मोटिव होगा एंड प्रॉफिट कमाना भी मोटिव होगा। कंज्यूमर जो है वो सॉर्जिन है, सॉवरिन। कंज्यूमर जो है वो सॉवरिन है। सॉवरिन का मतलब क्या होता है, फ्री टू चूज। कंज्यूमर के पास फ्री टू चूज है, अधिकार है, उसको जो चलाना है वो उसको चला सकता है। कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं करेगा कि तू यही वाला सिम चला, यही पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर, ऐसा नहीं। कंज्यूमर पूरे तरीके से सॉवरिन है। सॉवरिन स्टैंड्स फॉर फ्री टू चूज, उसके पास पूरा अधिकार है। इसको सॉवरिन भी बोलते हैं, इसको सॉर्जिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के पास पूरा अधिकार है, फ्री टू चूज है, उसको जो परचेज करना है वो परचेज कर सकता है। और यहाँ पे भी फ्री इकोनॉमी के अंदर भी कंज्यूमर के पास फ्रीडम रहता है, यहाँ पे भी फ्रीडम रहता है। हाँ, पहले वाले में फ्रीडम नहीं रहता है। क्यों फ्रीडम नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोल दिया कि देख भाई तेरे को ये वाला सिम चलाना पड़ेगा, तो उसको वही चलाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे एग्जाम्पल लो, ये BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये क्या है, गवर्नमेंट का सिम है। तो अगर मान लो किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का चलता है, तो गवर्नमेंट तो अपना ही सिम प्रमोट करेगा। गवर्नमेंट बोलेगा नहीं यही चलाओ, इसके अलावा कोई दूसरा चलाना मत, दिख मत जाना किसी दूसरे सिम को चलाते हुए। तो ये क्या था अपना
कंज्यूमर ये वाले में, बस पहला वाले के अंदर कंज्यूमर के पास सॉवरिन नहीं है, कंज्यूमर के पास फ्रीडम नहीं है। दूसरा तीसरा दोनों में कंज्यूमर के पास फ्रीडम है। यहाँ पे जो रिसोर्स है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्स कंट्रोल बाई गवर्नमेंट, यहाँ पे पीपल है, यहाँ पे दोनों कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन डोमिनेट करता है? गवर्नमेंट डोमिनेट करता है, यहाँ पे पीपल डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेट करते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट था। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म। हम लोग पूरे क्लास में इसका डिस्कशन किए थे, जो भी MCQs वाला पॉइंट है एक बार पढ़ भी लेना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग पूरा डिस्कस किए थे। फिल इन द ब्लैंक, स्मैश द फॉलोइंग, इसके जो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं वो सब। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर ख़त्म। सेकंड चैप्टर भी देख लो, रिसोर्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उसको डील कैसे करना है वो वाला पॉइंट। देन ये तो हम लोग पढ़ लिए, मिक्स्ड इकोनॉमी सेंट्रली एंड ये वाला पॉइंट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका क्या क्या नाम है? प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है, ये इसका शेप, इसके चेंजेस जो आते हैं, शिफ्ट जो आते हैं, क्यों आते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इसके बाद ये वाला MRT MOC, वही वाला पॉइंट है, जो सैक्रिफाइस हो रहा है वो ऊपर दिखा दो और जो गेन कर रहे हो उसको नीचे दिखा दो। फिर ये हम लोग बुक के क्वेश्चन भी क्लास में सॉल्व किए थे। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा व्हीट और क्लॉथ का, हम लोग को ये फार्मूला लगाकर किसमें लॉस हो रहा है उसको ऊपर रख दो और जिसमें गेन हो रहा है उसको नीचे। हम लोग इसको सॉल्व किए थे क्लास में। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन वही। ठीक, तो यहाँ पे अपना चैप्टर पूरा क्लोज हो गया। पूरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। एक बार रीड कर लेना बुक से और रैपिड रिवाइज कर लियो, साथ साथ में नोट्स भी एक बार चेक कर लो। कुछ पॉइंट अगर और अच्छे से पढ़ना हो, फिर से लेक्चर को रिवाइंड करो, उस पॉइंट को दोबारा देखो जब तक समझ ना आ जाए। और कहीं भी कुछ भी डाउट लगे तो ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ ये था अपना रैपिड रिविजन चैप्टर 1 और 2 का कंबाइंड। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।